अच्छा, ये बताइए कि हम बलूचिस्तान की सबसे पहले बात करते हैं। बलूचिस्तान में हम सिर्फ बलूचिस्तान के एक ज़िला चागी की बात करें, जहाँ पे रेकोडिक है, जहाँ पे सेंडक है, वहाँ पे अरबों टन सोना और जो तांबा है वो मौजूद है और दीगर धातें मौजूद हैं। ये जो पोटेंशियल सिर्फ एक ज़िले की हम बात कर रहे हैं चागी की, ओवरऑल बलूचिस्तान की पिक्चर अगर हम सामने रखें तो कितनी बड़ी तादाद में ये बलूचिस्तान के ये ख़जाने जो हैं ये वाकई जो दुनिया की भी इस पे नज़रें हैं, इसके हवाले से बताइएगा। देखें, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और नॉर्मली हमारे यहाँ इसके बारे में आजकल बड़ी डिबेट भी है ना। जैसे मैंने पंजाब के बारे में आपको बताया है, मेटेलिक मिनरल में वी आर बलूचिस्तान इज़ वेरी रिच। अब मेटेलिक मिनरल्स में देयर इज़ अ रेंज ऑफ मिनरल्स लाइक, जिसमें कॉपर गोल्ड है, जिसमें सिल्वर है, जिसमें लेड जिंक है, आयरन ओर है, और हमारे पास मैंगनीज वगैरह हैं। ये सारी मिनरल जो है ना हमारे पास बलूचिस्तान में है, और ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर, यानी हम इसको निकाह एक्सक्वेट करते हैं और इसको बेचते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो वी आर डूइंग ऑल गुड। लेकिन ये बताइए कि इस वक्त नाकदीन ये कह रहे हैं कि ये जो ख़जाने छुपे हैं, या तो आप अपने ये जियोलॉजिस्ट पैदा करें, अपने इंजीनियर्स पैदा करें, आप ख़ुद इनको निकालें, ख़ुद इनसे फ़ायदा पाकिस्तान ले, ये आप बैरून ममालिक की उन्हीं ताकतों को ये आप कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, वो तो यहाँ से सब कुछ ले जाएंगे। अफ्रीका की मिसाल दी जाती है कि वहाँ की किस्मत नहीं बदल सकी और वो बड़ी ताकतें वहाँ से ये निकाल के सब कुछ ले गई। तो यहाँ पे जो नाकदीन है वो कह रहे हैं कि यहाँ भी खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखें जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और एज अ नेशन जो लोगों ने ये बात की है वो दे आर, आई रेट देम वेरी गुड पीपल, क्योंकि वो एक अपने दिल में एक नेशनल इंटरेस्ट और कंसर्न रखते हैं। दैट्स वाई दे आर रेजिंग दिस क्वेश्चन, एंड विश हमें इसका जवाब देना है और हमें उनको सेटिस्फाई करना है, राइट। मैं आपको ये बताता हूँ जी कि कैपेसिटी के हमारे इशू हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सेंदक प्रोजेक्ट को ओन आवर ओन पाकिस्तान ने 30 बिलियन रुपीस लगा के 98 में इसे डेवलप किया। सेंदक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इस वक्त एक ही कॉपर गोल्ड का प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है, एंड दैट इज़ सेंदक, राइट। वहाँ से हम कोई समझ लें उसका नाम है कि 17,000 टन ब्लिस्टर कॉपर निकालते हैं, जो कि 99% प्रोसेस, यानी पाकिस्तान में उसकी प्रोसेसिंग होती है 99%। अब 1% जो है ना वो, क्योंकि उस वक्त जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई, अकॉर्डिंग टू दैट इतने छोटे प्रोजेक्ट के लिए एक पूरी रिफाइनरी लगानी ना इकनॉमिकली फिजिबल नहीं थी, ठीक। अब उस ब्लिस्टर कॉपर में जो 1% बाकी इम्प्योरिटी जो है ना, बाकी चीज़ें उसमें ये आ जाता है, हमारे पास सिल्वर और गोल्ड आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ हमारी कैपेसिटी, जैसे कि हमने स्टील मिल में किया और जैसे कि हमने सेंदक में किया, हम उसको चला नहीं सके। मजबूरन हमने 2002 में स्टेट ने गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया और उनकी एक कंपनी को एज आ ऑपरेटर बुलाया। अब वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, गो के ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का इदारा है जिसको हम सेंदक मेटल लिमिटेड कहते हैं, तो उसको मॉनिटर करता है। चाइना की मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना जो है उसको चला रही है। हाँ जी, MCC जो है ना, वो उसका नाम है, वो एज आ ऑपरेटर है, और जो इसकी ओनरशिप है वो सेंदक मेटल लिमिटेड है, वो पाकिस्तान की मलकियत है। तो हम क्यों नहीं चला सकते? यही मैंने आपको अर्ज़ किया ना, हम इसलिए नहीं चला सके कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, और उसको देयर आर वेरियस रीजंस। अब फर्ज करें कि जब 1998 में हमने अपने पैसे से सारा प्रोजेक्ट बना लिया,
तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। 3 साल तक वो प्रोजेक्ट बंद रहा और 1 बिलियन रुपीस पर एनम हम लोगों को मुफ्त की सैलरी देते रहे। इसी तरह ये प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े, ये जो मायनी के हैं जैसे रिकॉर्डिक है। स्टेट के पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो हमारा लाइक है, हमारी गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा बजट नहीं है। जैसे थर का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हैं, दे नीड्स बिलियंस ऑफ डॉलर। और ये पाकिस्तान में नहीं, एल्सवेयर सारी दुनिया में यही प्रैक्टिस है। आप देखें चाइना में बहुत सारी दुनिया की कंपनियां काम कर रही हैं, इंडोनेशिया में कर रही हैं, इंडिया में कर रही हैं, पाकिस्तान में भी कर सकती हैं। काम ये नहीं कि उनको काम ना करने दिया, काम ये है कि हम एज अ नेशन अपने इंटरेस्ट को प्रॉपरली वॉच करें। जो हमारे साथ उनके एग्रीमेंट्स हैं हम उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाएं और उनके साथ जो हमारे लाइक टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एज पर बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस हम उसको इस्तेमाल करें। सुनिए ज़रा, हमने तो सारी ज़िंदगी सेक्टर में गुजारी है ना। एक दफ़ा मैंने एक इंटरनेशनल स्टडी की यहाँ पर कॉमनवेल्थ यूके के साथ मिलके। हमने ये डिटरमिन करना था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनटेक क्या है। आप फर्ज करें रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट को ले लें या एक और कोई प्रोजेक्ट हैं जिसमें बहुत सारे और इंटरनेशनल हमारे पास प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। तो ये हमने डिटरमिन करना था कि हाउ मच एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान आवर इनटेक इन अ फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट। आप सुन के खुश होंगे कि 47% जो भी इनकम होती है उस प्रोजेक्ट से वो हमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट मिल रही है। 47%। दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं वो 30% से ऊपर नहीं आते। यानी ये जो सारी एनालिसिस थी, जो भी हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, जो भी हमारी आप कहिएगा कि हमारा जो भी फिस्कल रजीम है इस कंट्री में, जिसमें हमारे प्रोविंसेस के हैं, हमारी फेडरेशन के टैक्सेस हैं, प्रोविंशियल लेवीज हैं, लोकल टैक्सेस हैं, वॉट एवर इट इज़, जब उसकी टोटल आप उसका इम्पैक्ट देखते हैं तो एक आदमी अगर 100 रुपया प्रॉफिट कमाता है ना तो आपको 47 रुपीज़ आपको उसमें से आपको देता है विदाउट योर इन्वेस्टमेंट। व्हाट एल्स यू आर लुकिंग फॉर। लेकिन अफ्रीका की मिसाल क्यों दी जाती है? अफ्रीका के अपने प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज एक तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस कदर रेगुलेटेड वहाँ सेटअप नहीं जितना कि पाकिस्तान में। माशाल्लाह पाकिस्तान इज़ अ वेरी वेल रेगुलेटेड कंट्री। हमारे पास हर चीज़ का लॉ, हर चीज़ का कानून, हमारी असेंबलियाँ, हमारे और बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, दे आर वेरी वॉचफुल। और उसका नाम क्या, देर आई मीन उनके पास दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट एंड मॉनिटर। उन जिन मुल्कों की हम कांगो की बात कर लें, हम इन मुल्कों की बात कर लें, वहाँ ऐसा होता है। साउथ अफ्रीका में तो ऐसा नहीं होता। देखें, कंपेयर यूएस, पाकिस्तान कैन बी कंपेरेबल विद साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में 13% ये यूरोपियन रहते हैं। बहुत सारी जो उनके तो मेरा ख्याल 90% जो प्रोजेक्ट है ना मानी के, दे आर ओन्ड बाय यूरोपियंस। तो भी उनका स्टेट रन होती है अपना प्रॉपर, वो अपने टैक्स लेते हैं, डेट इज़ इट। बिल्कुल ठीक है। तो आपको तो पाकिस्तान में, अगर हमारी पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान का कोई इन्वेस्टर है, लेट देम कम फॉरवर्ड। उनको कभी किसी ने रोका नहीं है कि आप ना करें, वो भी करें। आप समझते हैं कि जो रेकोडिक का मुआहिदा हुआ है, जो बैरिक गोल्ड के साथ हुआ है, ये एक गेम चेंजर मुआहिदा है, ये बलूचिस्तान की किस्मत बदल देगा? ये एक बहुत बड़ी बात है, जैसे हम कहते हैं ना गेम चेंजर है, ऐसे अल्फाज जहाँ किस्मत बदलने वाला, ये लोग ना ज़रा थोड़ा सा एग्जैजुरेट करके बताते हैं। मैंने इस टोटल प्रोजेक्ट को मैंने इस एंटायर प्रोजेक्ट को डील किया हुआ, ठीक है जी, एज अ डीजी मिनरल। और मैंने इंटरनेशनल कोड 61 में भी ये सारा केस मैंने एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैं वहाँ पर जाता रहा हूँ। अब आप देखें लाइक रिजर्व्स जो अभी तक एक जो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आपके पास वक्त हो 2 मिनट तो मैं थोड़ा आपको बता दूं ताकि लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो। राइट, हुआ ये कि 1993 में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक कंपनी है BHP, उसका नाम क्या, ब्रोकन हिल प्रोप्राइटरी, दिस इज़ एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी। उसके साथ एक एग्रीमेंट किया कि आप ना हमें यहाँ पर एक्सप्लोरेशन की इजाज़त दें डिस्ट्रिक्ट चागी में। बिल्कुल सही।
और उनसे उन्होंने ये इंसेंटिव दिया गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को कि आपने कोई पैसा नहीं लगाना, सारे पैसे हम लगाएंगे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट की स्टेज तक ये आपका इसमें 25% फ्री कैरी फॉरवर्ड शेयर है। ठीक है। उस कंपनी ने 37,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को एक्सप्लोर किया। क्योंकि वो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उनका इतना बड़ा बजट और इतना बड़ा प्रॉफिट होता है कि पाकिस्तान के बजट से भी ज़्यादा होता है, इतनी बड़ी वो दुनिया की कंपनी है। दे लैंडेड फाइनली के नो इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, हमने ये नहीं करना। रैकोटेक को उन्होंने कहा कि ये छोटा प्रोजेक्ट है। या इट वाज वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट टू BHP, राइट। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को कि आप चूँकि हमारे पार्टनर हैं तो आपका फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल है, तो आप इसको ले लें और मार्केट वैल्यू इसकी इतनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं, हमने नहीं लेना। और उन्होंने फिर अपना जो 75% शेयर था ना, वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया। वो इन दो कंपनियां जो एंटाफेगास्टा चिली और बैरल गोल्ड कनाडा, इन्होंने मिलके उनसे $200 मिलियन का ख़रीद लिया। ठीक। उसके बाद इन्होंने कोई $232 मिलियन और इन्वेस्ट किया और इस इलाके में जो वो काम छोड़ गए थे, इन्होंने 14 अनोमलीज, एक एरिया जो 100 स्क्वायर किलोमीटर का था, उसमें इन्होंने एक्सप्लोरेशन किया। अभी सिर्फ 2 या 3 अनोमलीज को इन्होंने एवेल्यूएट किया है, जिसमें 5.8 बिलियन टन के रिसोर्स मिला है। जिसमें एक रिसोर्स ऐसा होता है कि जिसमें एग्जैक्ट नहीं एक्सक्यूशन कितनी होगी पता नहीं चलता, फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि एक्चुअल इसमें से कितने रिजर्व निकलेंगे। तो उसमें से कोई 13 मिलियन टन के रिजर्व्स निकलेंगे उसमें से।